हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम 2022-23 में मैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप लोग एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैदिक सभ्यता, जानते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कैसे हुई। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं वो है पुरातात्विक साक्ष्य और जो है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्य के रूप में हमें वेद मिले हैं जिनकी संख्या जो है 4 है, और पुरातात्विक मतलब खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें जो है इनकी जानकारी मिली है। खुदाई में कुछ अभिलेख मिले हैं जिन पर इंद्र देवता और मित्र देवता, वरुण देवता आदि के जो हैं उल्लेख मिले हैं, और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह जिस पर कुछ कलाकृतियाँ बनी थी ये भी साक्ष्य के रूप में मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें साक्ष्य में मिले हैं जिनके आधार पर हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली। और मूल रूप से जो वैदिक साक्ष्य हैं वो साहित्यिक हैं, और साहित्य में वो 4 वेद हैं, और जिनमें सबसे पहले वेद हमें मिला है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहते हैं, और जो है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद के आधार पर ही पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिली, और ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता थे वो थे कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी, जिन्होंने ऋग्वेद को संकलित किया। इस वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं, और इसमें 1028 सूत्र यानी कि मंत्र हैं, और इसकी रचना जो है इसमें 2 से लेकर 7वीं तक की जो रचना है वो पहले मंडल में है, और पहला और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में जो है धर्म और मंत्रों और विचारों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, और बाकी के जो 3 वेद थे उनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनको आर्य कहा गया, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो है आर्य पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे। मैकमूलर ने इनका निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, और जो सबसे प्रचलित है, और डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसका निवास स्थान जो है आल्प्स पर्वत बताया है। आर्यों द्वारा जो है निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और जो वेद प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 4 है, और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, जिनके आधार पर पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, और अन्य तीनों वेदों से जो हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिली। और आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, और जो यह सभ्यता थी यानी वैदिक सभ्यता वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इसके जो संकलनकर्ता थे वो थे कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी। ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उनसे हमें सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें वर्णन है इनका। और 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था दर्शाया गया है, और जिसमें 4 वर्णों मतलब जो उस समय के लोग थे उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में। लेकिन ये जो उस समय व्यवस्था थी वो थी काम के आधार पर, मतलब जो काम करता था उसके आधार पर उसका जो है वर्ण निर्धारित होता था, मतलब उसकी जाति निर्धारित होती थी। जैसे कोई बढ़ई का काम उस समय करता था तो उसको जो है उस कैटेगरी में जोड़ा जाता था। कोई जो है
और कोई काम करता था उसको उस कैटेगरी में जोड़ा जाता, मतलब जो जैसा काम करता था उस कर्म के आधार पर उनकी जाति की जो है व्यवस्था थी। और आप लोगों को बताते चलें कि उस समय जो प्रकृति की पूजा होती थी, देवी देवता भी थे। यहाँ से हमें जो 33 देवी देवताओं का उल्लेख भी मिला है। पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का, और उत्तर वैदिक काल का जो था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल में जो है राजनैतिक, ऐतिहासिक, मतलब आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था उस पर चर्चा करें। तो जो राजनैतिक जीवन था, जैसे कि लोग कबीले में रहा करते थे। जब कबीला बड़ा होता था तो उस क्षेत्र को जन कहा जाता था, और जन मतलब जो बड़ा होगा वो एक मतलब जनसमूह, तो उसका कोई नेतृत्व करने वाला होगा तो उसको जो है उस पर जो नेतृत्व करता था उसको राजन बोला जाता था, मतलब राजा बोला जाता था। लेकिन राजा का जो पावर था वो जो आज मतलब मध्यकाल में राजा हुए हैं, जो राजा हुए हैं इतिहास में, उस जैसा वो लोग राजा नहीं थे। बस उनके पास जैसे कोई थोड़ा बहुत कहीं एक कबीले से दूसरे कबीले में झगड़ा हुआ या फिर लोगों की समस्याएं हुई थोड़ा बहुत, तो मतलब एक प्रकार से उनको देख रेख करने के लिए समाज की उस कबीले की जो देखभाल करने के लिए लोग थे, लोगों ने एक अपना चुना था मुखिया, उनको राजन बोला जाता था, जो कि कबीले का संरक्षण करता था। और राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थीं, जैसे सभा, समिति, गण, विदित आदि जो है वो बनाई गई थी संस्थाएं। जिसमें जो सभा था वो अमीरों का जो है संस्था था और वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता था। और जो है विदित लोग थे वो लूट के, जो कहीं से लूट होकर आता था, कोई सामग्री, माल, कुछ भी लूट पाट पर, उस पर चर्चा जो है विदित के अंतर्गत होता था आम लोगों का जो है। और साथ में जो ये समिति थी वह सामान्य लोग जो थे, जन सामान्य लोग, उनसे संबंधित था जो है समिति। उस समय अधिकारी को रत्नी कहा जाता था, और जिसके अंतर्गत पुरोहित, सेनानी, पुरूप, स्पश, वाजपति आदि आते थे। इसमें जो पुरूप होते थे उनको दुर्गपति कहा जाता, मतलब पुरूप को आजकल दुर्गपति के रूप में समझ सकते हैं। और स्पश जो जनता यानी कि गुप्तचर, जो जनता की गतिविधियों को देखने के लिए नियुक्त किए गए थे, गुप्तचर। और वाजपति मतलब गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको वाजपति कहते थे। साथ में कुछ उग्र नामक अधिकारी थे जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। और जो विषपति थे वो विष का प्रधान होते थे। प्रशासनिक इकाइयों में 5 भागों में इस प्रकार बांटा गया था, जो मतलब जिस प्रकार से वो कबीले का प्रशासन था। तो उसमें जो कुल होता था, कुल मतलब एक परिवार पूरा, जिसमें जो मुखिया होता था वह पिता होता था, मतलब उस समय जो था पितृसत्तात्मक था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा वहाँ पर जो था मातृसत्तात्मक था शासन। तो यहाँ पर जो है पितृसत्तात्मक देखने को मिला। और इसके बाद में कुल के बाद में ग्राम होता, ग्राम के विष, और विष के बाद में जन, और इस प्रकार से मिलकर के राष्ट्र। और सेना की स्थिति, लोग सेना की स्थिति जो है कुछ नहीं थी। ऐसा मान लिया जाए कि जैसे जो राजन था, मतलब जो राजा था, जो एक प्रकार से वो तो केवल नाम मात्र का था, और कबीले का जो है उसे संरक्षण का अधिकार प्राप्त था। और जो राजा का अधिकार था वो असीमित नहीं था, मतलब वह जो एक प्रकार से
बहुत बहुत कम था। वह जो उनके पास सेना की कोई स्थिति नहीं, उनको सेना का कोई भी मतलब एक अस्थायी रूप से कोई सेना नहीं था। जब कभी लोगों को कभी किसी से युद्ध हुआ, अगल बगल कुछ भी हुआ, तो लोग वहाँ पे भाग लेते थे, आम जनता, और इसके बाद में वो अपना फिर वापस अपना काम करते थे। मतलब सेना यहाँ पर नहीं थी। और न्याय की इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कर की व्यवस्था में एक बलि नामक कर था जिसको लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर स्वेच्छा थी, मतलब जो अपनी इच्छा से जो कर दे वही हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन देखा। तो आइए जानते हैं इसका सामाजिक जीवन। समाज के जो लोग थे एक बराबर थे और आपस में कोई मतभेद नहीं था, और समाज जो है समतावादी था। क्यों? क्योंकि उस समय कोई मतलब कोई खास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। बस जो था तो सबके पास था, इसलिए कोई भी भेदभाव, कोई मतभेद आपस में नहीं था। सबके पास जो भी था सब बराबर मात्रा में था, और इसलिए समाज जो है समतावादी था। वर्ण व्यवस्था, समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित था, और समाज में जो महत्वपूर्ण थे वो परिवार जो था एक, उसको कुल के नाम से जानते थे। और समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी कुल। और समाज जो है पितृसत्तात्मक था, और परिवार संयुक्त परिवार था। स्त्रियों की जो स्थिति थी समाज में वो बहुत ही अच्छी थी। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था, पुनर्विवाह का प्रचलन था, नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा मतलब ये होता है कि पति के मृत्यु के बाद में वह औरत अपने देवर से विवाह कर सकती थी, तो इसको नियोग प्रथा बोलते थे। लेकिन उसमें पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा जैसा प्रचलन नहीं था। और मनोरंजन में जो है भोजन में शाकाहारी, मनोरंजन के अंतर्गत जो है पासे खेलना या फिर नृत्य करना, घुड़दौड़ करना, जानवरों को नचाना, ये सब जो है उनके मनोरंजन के साधन थे। और भोजन में शाकाहारी, मांसाहारी ये भोजन थे। और वर्ण व्यवस्था तो अभी आपको बताया। इसके बाद में इसका आर्थिक जीवन देख लेते हैं। हाँ, स्त्रियों को जो है ये लोग वाद विवाद प्रतियोगिता कुछ भी होता था उसमें वो हिस्सा लेती थी, स्त्रियों को उसमें भाग लेने दिया जाता था। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो बहुत ही बढ़ चढ़ के वाद विवाद में भाग लेती थी। और उस समय की जो स्त्रियां थी अपाला, घोषा, लोपमुद्रा आदि महिलाएं थी, जो कि बहुत ही कामयाब महिलाएं थीं। मतलब ये है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बेहतर था बहुत पहले, यानी कि पूर्व वैदिक काल में। जो स्त्रियां थी वो हर काम में अपने घर के पुरुष के साथ में भाग लेती थी। हर जगह उनको जो है बुलाया बैठाया जाता था। पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था। ये तो बाद में सब आता गया और स्त्रियों की स्थिति एकदम गिरती चली गई। तो आइए देखते हैं आर्थिक जीवन। उस समय आर्थिक जीवन कैसा था? पूर्व वैदिक काल में आर्थिक जीवन, यानी कि पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। और ऋग वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। प्रथम जो उनका प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। और जो दूसरा जो उसके बाद का नंबर आता है वो कृषि का आता है। गाय जो है सबसे पूजनीय पशु थी, और गाय को अधन्या कहा जाता था, और मतलब कि उसे न मारे जाने वाला पशु। दूसरा आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। और ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख जो है 176 बार आया है। कृषि कार्य बहुत कम होता था, और इसके अंतर्गत गेहूं, जौ आदि फसलें
जो है उगाते थे। क्यों उगाते थे गेहूँ जो? सिर्फ कृषि कार्य क्यों कम होता था? क्योंकि उस समय कोई कृषि के लिए कोई अधिक उन लोगों को जानकारी नहीं थी, तो इस समय इसलिए फसलें बहुत कम होती थी, इसलिए कृषि जो है दूसरे नंबर पे था। और कृषि में जो है कृषि शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में 24 बार उल्लेख इसका किया गया है। जो औद्योगिक की स्थिति थी उसमें उद्योग के अंतर्गत जो है बढ़ई गिरी आता था, रथ बनाना आता था, तांबे के प्रयोग से कुछ भी वो लोग अभी बना लेते थे। और क्योंकि और धातुओं के बारे में उतना उनको नॉलेज नहीं था, इसलिए बस ऐसे ही छोटे मोटे जो काम थे, उद्योग कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और व्यापारिक जो है व्यापार जो थे वो सीमित थे, और वो जो है आंतरिक थे, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप यानी एक कबीले से दूसरे कबीले में ही व्यापार होता था, कोई विदेशी व्यापार नहीं होता था। इसके कोई प्रमाण भी नहीं मिले हैं। और उस समय मुद्रा का जो है सिक्के का जो है प्रचलन नहीं था। उस समय वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। और इसका धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत जैसे ऋग वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी, और उसके जो है बहुदेववादी पूजा होती थी, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की उसके साथ साथ पूजा होती। प्रकृति की पूजा के साथ साथ ऋग वैदिक काल में बहुदेववादी देवताओं यानी बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी। पूर्व वैदिक काल में लगभग 33 देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। इसमें कुछ प्रमुख मैंने लिखा है, जैसे इंद्र देवता जो प्रमुख देवता थे उस समय के, इंद्र देवता जिनको अंतरिक्ष का देवता कहा गया, मारुति हवा का देवता, वायु, रुद्र, और इस तरह की जो अंतरिक्ष देवता के अंतर्गत आते हैं। और पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी देवी, अग्नि, और अग्नि को जो है मनुष्य और भगवान जी के मध्यस्थता का देवता माना गया, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अग्नि को जो भी हम समर्पित करते हैं वो भगवान जी को मिल जाता है। और सोम देवता जो है वनस्पति के देवता, बृहस्पति देवता पालन पोषण के देवता, और इस प्रकार से आकाश के देवता थे वो सूर्य, आकाश के अंतर्गत सूर्य, वरुण, उषा, सविता आदि देवी देवता आते हैं। प्रमुख देवता इंद्र, जिनको पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है कि बहुत बलशाली, शक्तिशाली, किले को तोड़ने वाला देव के रूप में जाना गया। और ऋग्वेद में 250 श्लोक में इनके जो हैं उल्लेख मिलते हैं। इंद्र देवता यानी पुरंदर का जो है उल्लेख ऋग्वेद में 250 श्लोकों के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। और दूसरे जो प्रमुख देवता अग्नि देवता, अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता का देवता माना गया। और वरुण देवता को वर्षा और समुद्र का देवता माना गया है। इसी प्रकार देवी सविता को चमकते हुए सूर्य की देवी माना गया है, और इसके संबंध में गायत्री मंत्र लिखा गया है जो सूर्य को संबंधित है। और इसका वर्णन जो है तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। देवी सावित्री यानी कि गायत्री मंत्र का। अश्विन देवता जो थे उन्हें चिकित्सा का देवता माना गया है, और भूषण देवता पशुओं के देवता माने जाते थे। और जो सोम देवता थे वो वनस्पति के देवता माने जाते थे। इस प्रकार हमने पूर्व वैदिक काल को उसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को हमने जाना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के साथ में और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।